हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को डीएससी क्लासेस अंबेडकर नगर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर है वो शुरू होने वाला है और लगभग 10 फरवरी तक चलेगा, पूरे 1 महीने। तो इस परीक्षा में दोस्तों अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगा के जाएं और खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करके जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम इसी एसएससी जीडी के पिछले साल के जो पेपर हैं उनका प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप डेली शाम को 7 बजे आकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हर रोज़ एक प्रीवियस ईयर सेट का सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने चलते हैं। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यह एसएससी जीडी 2021 का पेपर है, उसमें से एक सेट हम करा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, आज मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है और तबीयत ख़राब है, तो वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज बताइए। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस सवाल में सबसे पहले हम टोटल टाइम निकालेंगे। कितना दिया है? तो टोटल टाइम दिया है 20 मार्च से लेकर मार्च 31 का महीना होता है, तो 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 12 दिन हो जाएंगे। और अप्रैल 30 का होता है, तो अप्रैल में 30 दिन हो गए और 31 मई तक बोला है, तो मई का 31 दिन हो गया। टोटल दोस्तों हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 73 दिन। दोस्तों, अब 73 दिन को हम दिन में नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसे साल में बदलेंगे। तो 73 दिन को हम लिख सकते हैं 73 दिन इक्वल टू 73/365 साल। क्योंकि दोस्तों एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से हम भाग देंगे तो ये साल में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे दिया है रेट, जो है मतलब दर दिया है 6.1/4%। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, होल फ्रैक्शन में। तो 6×24 से 25/4%। और अमाउंट दोस्तों दिया है पे इक्वल टू 2400 रुपया। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका फार्मूला जानते ही होंगे कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर PR/T/100 होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। P यहाँ पे हमारा कितना है 2400 रुपया, गुणे R कितना है 25/4, तो 25 ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे। और T दिया है 73/365, 73 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 365। और दोस्तों ये 100 का गुणा होगा। इसे हम काट लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम दिखाते हैं काट कर आपको। सबसे पहले कटेगा 73 से 365, 5 बार कट जाएगा। यहाँ 5 से फिर हम काट लेंगे 25 को, 5 बार यहाँ भी आ जाएगा। तो ये 00 यहाँ से कट जाएगा और 4 से काट लेंगे 24 को 6 बार, 4 से 24। अब बचा ऊपर 6 और 5, तो 6 और 6 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो यही दोस्तों 30 रुपया हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी 30 रुपया सही आंसर है।
चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में दिया है, ये लासा मासा का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः कितने हैं, 60 और 5 हैं। तो एलसीएम 60 दिया है और HCF मतलब मासा दिया है 5। अब दिया है दोस्तों, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम पहली संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है। तो दोस्तों यहाँ से हम पहली संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या x है, उसको 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। तो x निकालने के लिए हमें 10 गुणे 2 कर देना है, बस भाजक इंटू भागफल। तो पहली संख्या हमें 20 मिल गई। अब दोस्तों हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो दोस्तों दूसरी संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला HCF लासा और मासा से क्या संबंध होता है उसका। तो यहाँ पे होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे दोस्तों हमें दिया है लासा और मासा। लासा किया है 60, मासा दिया है 5। पहली संख्या हम लोगों ने निकाली है 20 और दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से y बराबर हो जाएगा 60 × 5 बसे 20। अब 20 से कट जाएगा 3 बार 60 और 3 बचे 15 आ जाएगा दूसरी संख्या। दोस्तों यही हम लोगों का आंसर है। तो 15 मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है एक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का सवाल है। तो दोस्तों इस सवाल को हम बेसिक से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे सवालों की एक ट्रिक होती है। तो दोस्तों ट्रिक से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बता दे रहे हैं। अगर कोई भी संख्या भिन्न में लिखी है और ऊपर 1 है और नीचे ऐसा कुछ दिया गया है कि जैसे 3 गुणे 4 ही हम ले लेते हैं और इन दोनों 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे हम लिख सकें 1/24 माइनस 1/24 गुणे 25। अब यहाँ 24-25 में 1 का अंतर है तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं 1/24 माइनस 1/25। तो इसी रूल पे ये सवाल हल होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो जल्दी से ऐसे कर सकते हैं 1/3 माइनस 1/21। तो यहाँ पे 21 नीचे आएगा, 3 7 21, 7 माइनस 21 21 21 1। तो यहाँ पे 6/21 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 3 7 21। यहाँ पे 2/7 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक, मतलब कैसे ये जल्दी से ऐसे ही लग जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर 1/3 गुणे 4 और 3 और 4 का अंतर 1 है तो उस संख्या हम क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस वैसे ही 1/4 गुणे 5 लिखा है तो और 4 और 5 का अंतर 1 है, तो हम इसको भी कैसे क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5 और फिर यहाँ पे प्लस
ऐसे इसको भी लिख देंगे 1/5 माइनस 1/6। दोस्तों ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/20 माइनस 1/21। अब दोस्तों ऐसे क्या होता है, ये माइनस 1/4 है, ये प्लस 1/4 है, तो क्या होगा वो आपस में कट जाएंगे, माइनस 1/4 प्लस 1/4। इसी तरह माइनस 1/5 प्लस 1/5। दोस्तों ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी और माइनस 1/6 है, ये प्लस 1/6 से कटेगा। चलते चलते यहाँ पे इसके पहले माइनस 1/20 होगा और ये प्लस 1/20 से कट जाएगा, तो बचेंगे हमारी लास्ट में 1/3 और माइनस 1/21। यही दो संख्याएं बचेंगी, तभी हम शुरू में वही किए 1/3 माइनस 1/21 लास्ट में यही बचेगा। और फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वही होगा 21, 7 माइनस 1 बराबर 6/21 बराबर 2 3 6 3 दूना 6 3 7 21 2/7। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 भी दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए BODMAS का नियम लगेगा, जैसे कि BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ये दोस्तों आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा इसे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रूल होता है दोस्तों, सबसे पहले ऑफ जहाँ पे लगा है हमें वो चीज़ें सॉल्व करनी होती है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो सबसे पहले ऑफ वाली चीज़ें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑफ ब्रैकेट में ही है तो इसको हम होल फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 या 15 1 16, 16/5 आया। यहाँ पे भागे है तो पहले हम भाग नहीं करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच ऑफ लगा है। तो ये तो 2/3 ही रहेगा। यहाँ पे गुणे 4 दूनी 8 1 9/2। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। अब दोस्तों 16/5 भागे 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 16/5 गुणे 1/3। एक उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे गुणा का निशान लग जाएगा, ये आ जाएगा 16/15। दोस्तों ये इधर का एक सेट हो गया। अब हम 16/15 को छोड़ देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, बाद में हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों अब देखते हैं हम, यहाँ पे ऑफ आया है तो सबसे पहले यहाँ का सॉल्व करेंगे। ये प्लस हम कर देते हैं, 5 या 15 16 17/3 भागे, अब इन 3 1 कम 3 2 5/3 और ऑफ का मतलब गुणा 4 6 16 1 17/4 17/4। अब इधर भी हम दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइम। माइनस है 5 या 15 1 16/3 गुणे, अब यहाँ दोस्तों ऑफ नहीं लगा है तो सबसे पहले हम गुणा से पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब भाग, और गलती ना हो इसलिए हम इसको भी गुणा में चेंज कर लेंगे। तो 3/4 और यहाँ भाग के बदले हमें गुणा लिख देंगे और इसका मान उलट देंगे। 2 3 6 2 8/3 है, 2 3 6 2 8/3 है, इसको हम कर देंगे 3/8। अब दोस्तों हम काटना चालू करेंगे इन दोनों को, इन सबको यहाँ से। यहाँ दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4 चौक 16 कट जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 से
2 बार 8 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3/2। यहाँ पे क्या होगा, प्लस है 17/3 भागे, ये क्या 17 × 5 = 85 होगा, और 3 × 4 = 12, माइनस यहाँ पे कितना बचा है 3/2, और ये दोस्तों है 16/15, इसके पहले था, लिख लेते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 16/15 प्लस, अब इसको गुणे में हम चेंज कर लेते हैं, 17/3 गुणे उल्टा हो जाएगा 12/85 माइनस 3/2। तो दोस्तों यहाँ से फिर से हम काटेंगे, यहाँ पे तो ये 17 × 5 = 85 हो जाएगा, और ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा, तो यहाँ 4/5 आया। तो यहाँ पर आया 16/15 प्लस 4/5 माइनस 3/2। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा दूर, नहीं तो आएगा नहीं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, आया था 16/15 प्लस 4/5 और माइनस 3/2। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, आएगा 15 कम 15 तो यहाँ 16 रहेगा, प्लस 5 × 3 = 15 और 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और ये माइनस 3/2 है। तो 16 12 ये हो जाएगा 28/15 माइनस 3/2। इसको दोस्तों हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 15 दूनी 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 28 दूना 56 माइनस 2 15 में ही 30, तो 15 3 यहाँ 45 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे फिर आ जाएगा 56 में से 45 जाएगा 11 और बट्टे में 30। ये हमारा दोस्तों आंसर है। तो 11/30 कहाँ है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही आंसर। दोस्तों चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों जुकाम की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, वीडियो रोक रोक के बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 16.80 रुपया है, वह धनराशि कितनी होगी। हमें यहाँ पे मूलधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया है 2 साल का। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो 8% रेट है, रेट इक्वल टू 8%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8% का मतलब होता है 2/25, लेकिन इसे आप कैसे करेंगे मैं बेसिक से बता देता हूँ। तो 8% को जब हम पूरा लिखेंगे तो 8/100 लिखेंगे, फिर इसे हम 4 से ऊपर डिवाइड करें, 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 2/25। 8% का मतलब 2/25। अब दोस्तों इसमें एक और बात जानने लायक है कि 25 का अगर हम 8% निकालेंगे तो वो 2 होता है, तो इसका मतलब यही हुआ
इसीलिए इसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 25 का 8% 2 होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम अभी इस सवाल में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें मूलधन या धनराशि दी नहीं गई है, तो हम इसे सबसे पहले मान लेते हैं। तो हम जो एज्यूम करते हैं वो करते हैं जो बटे में वैल्यू रहती है, जैसे कि ये 25 है, इसी का कोई मल्टीपल मान लेते हैं ताकि काटने वटने में दिक्कत ना हो। तो मल्टीपल मानेंगे तभी हो सकता है दिक्कत हो, तो इसके लिए हम जितना समय दिया रहता है उसी का स्क्वायर उतना ही स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 2 साल दिया है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 साल देता है तो 25 का क्यूब कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो P बराबर हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर 625। ये हमारा मूलधन हो गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं पहले साल का, यह है दूसरे साल का। अब पहले लाइन में दोस्तों होता है सिंपल इंटरेस्ट SI। तो पहले साल पे 625 का 8% कितना होगा, 2/25 के हिसाब से। अगर हम 2/25 इसमें गुणा करेंगे तो 25 बच रहे हैं 625, यहाँ करके दिखा देते हैं ऐसे 625 गुणे 2/25। तो 25 को 625 में काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 25 दूना 50, मतलब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है 25 आएगा। तो दोस्तों यही दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट मतलब 25 नहीं 50 आएगा, दूसरे साल का भी 50 आएगा। ये दोस्तों दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हमें दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यही होता है कि हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ये जो पहले साल हमें ब्याज मिला था इस पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, कुछ क्या वही 8% इस पर भी मिलेगा। तो 50 का हम जब 2/25 निकालेंगे तो यहाँ करके दिखा देते हैं 50 गुणे 2/25। तो 25 से 50 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आएगा। तो दोस्तों ये पूरा 50 50 और 4 मिलकर हमारा बन गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल मिश्र धन कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऊपर वाली वैल्यू केवल है ये 50 और 50 100, मतलब वो है साधारण ब्याज। और दोनों में अंतर क्या है, ये साधारण ब्याज है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों में अंतर की कितना हुआ, यही 4 का, मतलब जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है, 4 का। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 4 का अंतर नहीं, 16.80 रुपये का अंतर है। तो यही 4 की वैल्यू कितनी है हमें एक्चुअल में, 16.80 रुपये। तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4.2 रुपया। दोस्तों हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई है। तो हमें पूछा है धनराशि, मतलब पहले जो धनराशि लगाई गई थी वो कितनी है। तो हमने जो माना था दोस्तों 625, लेकिन एक्चुअल में 625 नहीं है। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 4.2 है। तो यहाँ 625 की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ कर देते हैं यहाँ पे। तो 625 में हम क्या करेंगे, 625 गुणे 4.2। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 22-25 रुपये। दोस्तों जगह नहीं है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। कहिए तो यहाँ पे हम कर देते हैं गुणा, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्का 12, ऊपर 12 नीचे 4 से गुणा करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हासिल 1 और 4 छक 24, 1 25। अब दोस्तों हम जोड़ेंगे 0 5 2 5 1 6 2 और 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2625। सॉरी दोस्तों मैं
थोड़ा गलत कर लिया था, यहाँ पे आ जाएगा 2625 रुपया। तो ऑप्शन कौन सा है? डी वाला 2625 रुपये, ये सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 7वां, जो है अनुपात का क्वेश्चन है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। अब यहाँ दोस्तों 4/7 दिया है, मतलब दोनों संख्याओं में 4/7 मतलब 4 और 7 का अनुपात है, इसका मतलब यही हुआ। और दोनों का अंतर हमें दिया है 45। तो दोस्तों अगर हम एक्चुअल वैल्यू इसी को मान लेते 4 और 7 को, तो दोनों के बीच अंतर कितना हुआ? 3 का। लेकिन अंतर 3 का नहीं है, एक्चुअल में अंतर कितने का है? 45 का। तो यही 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितना दिया है? 45 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू तो हो जाएगी 15 रुपये, मतलब 15। तो दोस्तों इनकी एक्चुअल वैल्यू भी 15 गुना बड़ी होगी। तो क्या क्या हो जाएगा? तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और ये 15 सत्ते 105। तो दोस्तों वही हो जाएगा। अनुपात में अगर हम लिखेंगे तो 60/105, जो कि ऑप्शन ये है सही। तो दोस्तों ऑप्शन ये सही है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा उसे समझाने का। वैसे दोस्तों हम प्रैक्टिस सेल में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी ही बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सब चीज़ें अगर नहीं समझती तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तो हम बेसिक बैच भी लेकर आएंगे। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, और ये है एक एरिया का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों दिया है एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है। तो एक दीवार दिया जिसकी माप दिया है 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका वॉल्यूम, दीवार का वॉल्यूम निकाल कर ईंट के वॉल्यूम से भाग दे देना है। तो हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, और ईंटों की संख्या किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो हम दीवार की जो सभी माप दी हैं उनको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा, ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का जो भी है दोस्तों वॉल्यूम यहाँ लिखेंगे बटे एक ईंट का वॉल्यूम। तो दोस्तों दीवार का क्या है? 21 मीटर दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। फिर गुणे 12 मीटर दिया है, तो इसे हम सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बाकी यहाँ पे 36 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको 36 ही लिखेंगे। अब बटे ईंट कितना है? 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर इसे काट लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो काटते हैं, 6 6 में 36 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। दोस्तों अब यहाँ 3 से
3 भी कट गया, और 4 से हम काट देते हैं 5 को, यहाँ आ जाएगा 25। तो ऊपर कितना आ गया, 25 गुणे 2 गुणे 100 गुणे 6, तो कितना है 25 गुणे 2 गुणे 100 गुणे 6, तो टोटल कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, तो आ जाएगा 30,000 ईंट। तो दोस्तों 30,000 ईंट ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 9वां, इसमें दिया है एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई, तो 15% का लाभ कमाने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। दोस्तों एक व्यक्ति है, 3,80,000 में उसने कार बेची, लेकिन उसे 5% की हानि हो गई। अब वो उसे 15% लाभ मिल जाए, तो इसके लिए हमें उसे कितने में बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से वही फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको नहीं आता तो 5/100 कर लेंगे और काट लेंगे, तो 5 एकम यहाँ 20 बार चला जाएगा, तो यही आएगा 1/20। फिर से दोस्तों आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे 20 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 1 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखते हैं अब यहाँ पे कलर चेंज कर लें। दोस्तों 5% का मतलब क्या होगा, 1/20। 20 का 5% निकालेंगे तो 1। अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों उसे 5% की हानि हुई, तो इसका मतलब यही हुआ अगर वह 20 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर लाया, ये होता नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है, ऊपर लाभ या हानि होता है। तो 20 रुपये कोई चीज़ खरीद के लाया तो उसे कितने की हानि हुई, 5% की दिया ना, तो यहाँ 5% का मतलब 20 में 1, तो 1 की हानि हुई, तो बेचेगा कितने में, 1 की यहाँ पे हानि हुई, तो बेचा कितने में, तो 20 पे लाया और 1 रुपये की हानि हुई, तो बेचा होगा 19 में, तभी 1 रुपये की हानि होगी, तो 19 रुपये इसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। तो लेकिन यहाँ पे पहले दिया है कितने में बेचा था, 3,80,000 रुपये में, तो 3,80,000 यहाँ कर लेते हैं। तो 19 बराबर कितना हो जाएगा, 19 की वैल्यू कितनी दे, 3,80,000। तो यहाँ हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 19 दूना 38, 20,000 रुपये। अब दोस्तों 19 की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इतना आ गया। अब अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी कितना है, 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू मतलब सीपी जो है हम कैसे निकालेंगे, 20 × 20,000, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 5, तो 4 लाख रुपये हो जाएगा। ये है सीपी। यहाँ पे हम लोगों ने सीपी निकाल लिया, मतलब वह खरीद कर कितने का लाया था, 4 लाख रुपए का, और बेचा उसने 3,80,000 में, तभी उसे 5% की हानि हुई। अब हमें निकालना कि उसे 15% का लाभ चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, 4 लाख 15% लाभ चाहिए हमें, तो 115% पे हमें बेचना पड़ेगा। 115% मतलब 115/100।
यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 4000 और 115 में, तो 3 जीरो ये हो गया, 4 पच्चे 20, 8 से 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 4 एकम 4। दोस्तों कितना है? 4,60,000। मतलब अगर वह 4,60,000 रुपये में बेचेगा तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। तो 4,60,000 ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दूरी एवं चाल का। दोस्तों अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में दिया है एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों यहाँ पे औसत चाल पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी होगा औसत चाल अगर हम निकालेंगे तो औसत चाल के लिए हम चाल बराबर दूरी बटे समय होता, तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, इससे निकल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम कुल दूरी देख लेते हैं कितनी है। कुल दूरी है 272 किलोमीटर प्लस 85 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 8 15 के 5 चले 8 2 10, कितना हो जाएगा? 2 1 3, 357 किलोमीटर। अब कुल समय ये हमें निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो पहले दूरी कितनी थी? 272, इसकी कितनी चाल से चला था? 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 4 6 24 और 4 8 32, 68 टाइम, लेकिन यहाँ शून्य भी है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 6.8 कितना घंटे इसका आ गया। दूसरा फिर कितना चला है? 85 बटे 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 पचे 85 होता है 17, यहाँ पे 0 है तो 1.7 और अब दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 15 के 5, 6 1 7 1 8 और 8.5 आवर। दोस्तों अब हमें टोटल दूरी या टोटल टाइम मालूम है। अब हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो औसत चाल निकालने के लिए टोटल दूरी है 357 बटे टोटल समय है 8.5। अब हम इसे भाग करके निकालेंगे तो ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 21 बार और 17 पचे 85 10.5 बार। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं ऊपर और नीचे दशमलव हटा देते हैं, तब कितना आ जाए? 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। औसत चाल कितना आ जाएगा? 42 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, कार्य और समय का। दिया है
सवाल में दिया है दोस्तों, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब इसकी जो क्षमता है रमेश से 50% अधिक है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोहन प्लस रमेश दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में। 15 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि दोनों की जो क्षमता है वो कितनी, अनुपात दिया है क्षमता का। तो यहाँ पे दिया है मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक मतलब अगर हम रमेश को, ये है मोहन, ये है रमेश को 100 मान लें और ये मोहन क्या कह रहा है इससे 50% अधिक, तो 100 का 50% 50 होता है, तो 50% 50 अधिक हो जाएगा, मतलब इसका 150 हो जाएगा। अब दोनों में हम अनुपात निकालेंगे तो किसे 50 3:2, 50 3 150, 50 2 100। दोनों की कार्य क्षमता में अनुपात आ गया 3:2, मतलब मोहन की क्षमता 3 है, इसकी 2 है। ये इनके कार्य क्षमता में अनुपात है। अब दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्षमता गुणे दिन चाहिए। तो टोटल क्षमता इन दोनों कितनी है? 3 इसकी है, 2 इसकी है, 5, और दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म करते हैं। तो 15 बचे 75 यूनिट जो है ये हो गया, काम हो गया। अब इसी 75 यूनिट काम को कह रहा है कि मोहन अकेले कितना दिन में करेगा। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? मोहन जो है कितने दिन में करेगा? मोहन की एफिशिएंसी अपन 3 है, तो एक दिन में 3 काम करेगा और टोटल करना है इसे 75 काम, ठीक। तो 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 या 75, मतलब मोहन अगर उस काम को अकेले करेगा तो उसे 25 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर है डी, 25 दिन सही आंसर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां। 9,500 के धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसे बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो धनराशि दी गई है यहाँ कितनी है? 9500। अब दोस्तों 2 वर्ष दिया है, लेकिन 2 वर्ष का निकालना नहीं, इसने कहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हम जल्दी नहीं लेंगे, इसे आधा आधा साल में लेंगे। तो आधा आधा साल में लेंगे तो जो ये 8% है, सबसे पहले तो ये 8% वार्षिक दिया है, तो अगर हम छमाही करेंगे तो ये हो जाएगा 4%, उसका आधा। और 2 वर्ष का में अगर 6 महीना करेंगे तो 6 महीने के 4 सेक्शन बन जाएंगे। तो हमें 4 सेक्शन बनाने हैं, फर्स्ट छमाही, द्वितीय छमाही, तृतीय छमाही और ये चतुर्थ छमाही। 4 छमाही 2 साल में बनेगी। तब अब 4%, अब यहाँ पे फिर से हम फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करेंगे। 4% का मतलब होता है कितना? 1/25। फिर से वही दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, 4/100 काटेंगे तो 1/25 ही आएगा। यहाँ से फिर से हम दोस्तों आपको बता दें कि 25 का 4% निकालेंगे तो 1 का आएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और SICI सब सवालों में लगेगा। तो चलिए इसी का हम उपयोग करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब पहले साल दोस्तों होता है SI,
तो 9500 का 4% मतलब 1/25 कितना होगा? 1/25 होगा लगभग। तो 25 से हम भाग करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे 95 गुणे 100 में। तो 25 से 100 में भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 × 25 20, 4 × 9 36, 37 38, 380 रुपये होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट चारों छमाही का 380 ही रहेगा। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो जैसे ही हम दूसरे साल में आएंगे तो 380 पे तो मिलेगा ही ब्याज, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसका भी 1/25 निकालेंगे तो आएगा दोस्तों, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है। तो आएगा 15.2 रुपया। फिर दोस्तों यह तीनों साल पे लगेगा 15.2 15.2। दोस्तों अब फिर से जब तीसरे साल में जाएंगे तो इस वाले ब्याज पर भी लगेगा 15.2 रुपया। ठीक, अब दोस्तों हम जाएंगे तीसरे साल में, तीसरा मतलब चौथा साल में, चौथी छमाही में। तो दोस्तों यहाँ पे तो है ही 15.2 यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जो इतने हैं 3, पहले तो यहाँ पे भी लगेगा, इसका भी, ये वाला जो है ये इसका है, इसका जो जब हम 1/25 निकालेंगे तो आएगा 0.608। अब यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 बार कितना लगेगा? 1 2 3, इन तीनों ब्याज पर भी लगेगा। तो 3 बार 0.608 0.608 0.608 लगेगा। अब फिर दोस्तों एक बार इसका लगेगा तो ये आ जाएगा लगभग 0.024। इतना दोस्तों टोटल स्ट्रक्चर बनेगा। अब पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो दोस्तों अब हम इन सबको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको जोड़ना है। तो दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं। जोड़ने के लिए दोस्तों अब 4 बार 380 है, तो इसे कितना हो जाएगा? सुनो, 4 8 32, 3 4 3 12, 13 14 15, 1520 रुपये। तो ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5 बार ये, तो 5 दूनी 10, 10 लगेगा। 5 × 5 = 25, 1 26, 6 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 76 हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 1520 रुपये, और बाकी नीचे के जितने हैं सबको जोड़ने पे आएगा 93.656। तो दोस्तों इसको जोड़ लेंगे तो आएगा, इसको दोस्तों 2 ही अंक तक कहा है, तो इसको हम इधर की वैल्यू 6 से बड़ी है तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। 0.66 3 9 2 11, यहाँ पे 5 1 6 1613.66।
ऑप्शन बी दोस्तों सही आंसर है। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। ये 4 छमाही या 4 साल का दे दिया इसलिए थोड़ा लंबी हो गया, नहीं तो अक्सर 3 साल या 2 साल तक पूछता है तो आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, बेसिक जानते रहेंगे, तो कितने भी साल का दे देगा आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। बस यही समझना है कि हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। उसके बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो इंटरेस्ट है पिछले साल का उस पर भी इंटरेस्ट लगाना है। जैसे दूसरे साल में पहले साल का इंटरेस्ट ये था तो इस पर भी मिला, तीसरे साल में आया तो इसका मिलेगा, इसके मिलेगा, इसका 3 मिलेगा, तो ये 3 हो गया, और फिर इसका भी मिलेगा अलग से, 4 हो गया। तो फिर चौथे साल में जब जाएंगे इन सबका तो मिलेगा ही इसका, बाकी इन सब पर भी जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी नीचे आएगा। तो इस तरह हम सब जोड़ ओड़ के आंसर इतना आ गया। बाकी आप अगर जिसको नहीं समझ में आया तो उसे बेसिक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा? तो दोस्तों डिस्काउंट दिया है और अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्केट प्राइस 400 रुपया है। डिस्काउंट दिया है 2, 25% और 15% का। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट हम लोग कई तरीका लगाने का, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो यहाँ पे है सीधा तो 400 था, अब इस पे डिस्काउंट दिया गया 25% का। दोस्तों 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना बचेगा? कोई चीज़ पे 25% का डिस्काउंट पड़ेगा तो अपने आप का 75% बचेगी, तो ये भी 75% बचेगा, मतलब 75/100। और फिर 15% की एक बार और छूट दी गई, तो 15% की छूट दी जाएगी तो कितना बचेगा अपने आप का 85%, तो फिर से 100। तो यहाँ पे 00 कट गया, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब हो गया 25 3 75 और 25 चौका 100 और 4 से 4 ये कट गया, बचा 3 गुणे 85, तो 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 255 रुपया आ गया। मतलब जो अब कितने पे सामान बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 255 रुपया। 255 रुपया, ऑप्शन भी सही है। दोस्तों इस सवाल को हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बताया था। आपको फ्रैक्शन याद रहेगी तो वैल्यू और आसानी से आ जाएगा आंसर। तो फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। और अब ये सब आप लोग हम तरीका बता दिए हैं, निकाल सकते हैं। 15% की जो वैल्यू होती है तो 3/25 होती है। ठीक, 3/20 होती है, सॉरी 3/20। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तो डायरेक्ट हम यही कहेंगे कि 400 रुपये का था सामान, 25% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 1/4 का 1/4 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो सामान बचेगा कितना, 3/4 की वैल्यू बचेगी। और फिर 15% का डिस्काउंट मतलब 3/20, तो 3/20 का डिस्काउंट होगा तो बचेगा 17/20। अब ये है तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 दूना 8 और 8 पंजे 40, यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 हैं 15 गुणे 17, वही दोस्तों आया 15 गुणे 17 बराबर हो जाएगा
255 रुपये। तो अगर आपको फ्रैक्शन में याद हो जाएगा सब दोस्तों, अब हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम दो संख्याओं का अनुपात चलते हैं। 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसी अनुपात में संख्याएं तो बड़ी ही होंगी, लेकिन दोनों का अनुपात इतना है, तो हम इनको मान लेते हैं। पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। अब दोस्तों दिया है इनके घनों का योग 728, तो इनका घन हम कर लेते हैं। तो इसका भी क्यूब करेंगे प्लस इसका भी क्यूब करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 728 के। अब इसको जब ओपन करें 3 त्रिक 9 त्रिक 27x क्यूब प्लस 4 का हो जाएगा 64x क्यूब बराबर 728 रुपया। दोस्तों अब यहाँ से x क्यूब कॉमन लेंगे, 27 प्लस 64 बराबर 728। यहाँ पर दोस्तों x क्यूब गुणे यहाँ हो जाएगा 91 बराबर 728। यहाँ पे दोस्तों अब हम काट लेंगे, तब 91 से 728 8 बार कट जाएगा, तो x क्यूब बराबर 8, तो x बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे x बराबर 2 आ गया। अब क्या पूछा हमसे, इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये दो संख्याएं कैसे निकलेंगी। पहली थी 3x मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6, और दूसरी थी 4x मतलब 4 गुणे 2 बराबर 8। 8 और 6 को हम जब जोड़ देंगे तो 8 6 14, दोनों संख्याओं का योग 14 है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो दोस्तों तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी इसमें 25 सवाल होते हैं, तो 14 हो गया है। बाकी जो सवाल बचे हैं 11 सवाल हम अगले वीडियो में कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में भी मिलते हैं अगले वीडियो कल शाम 7 बजे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिनको भी ज़रूरत हो आपके दोस्तों में जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसके पास तक इसको ज़रूर भेजें। धन्यवाद।